Visiting faculty member for ICMA-P. Assalamu alaikum. I'm Anwar Farzan, visiting faculty member of ICMA-P. Your subject is CLS. In this subject, we are now doing the second topic, which is technically distribution of dividends. Yesterday मैंने जो आपसे रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ हमने की थी, इससे पहले उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था, और हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए, इसमें हमारे पास आप देखेंगे कंपनीज एक्ट का रेफरेंस सेक्शन 242 और सेक्शन 243 रेफरेंस यहाँ मौजूद है। ओके, 512 का भी रेफरेंस मौजूद है पेनल्टीज और अदर थिंग्स के लिए। यहाँ पे रेगुलेशन इसलिए आती है कि कंपनीज एक्ट अपने हिसाब से हमें एक फ्रेमवर्क देता है, तो ये रेगुलेशन डिटेल प्रोसीजर्स में बता देती है how to deal with a certain issue, a certain matter more correctly. Dividends is a matter for the distribution of the profit to shareholders. देखिए, प्रॉफिट जो है हमारे पास डिविडेंड के लिए दो तीन पैरामीटर्स हम अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें। तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर द ईयर, मैं वर्ड फॉर द ईयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर द ईयर का प्रॉफिट होना या नहीं होना इज नॉट कंडीशनल। अगर प्रॉफिट नहीं भी है and the board of directors of the company are recommending, they can recommend a dividend out of the retained earnings. तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये भी एक बात है। सेकंड, डिविडेंड की जो बेस कैलकुलेशन है, वो बेस कैलकुलेशन पार वैल्यू ऑफ शेयर पे की जाती है, बेस वैल्यू ऑफ शेयर पे की जाती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरे सब्जेक्ट्स में जब डिटेल एनालिसिस पढ़ी होगी, तो वहां पे हमारे पास अगर हम डिविडेंड को मार्केट वैल्यू से कोरिलेट करते हैं, वहां पे उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास डिविडेंड के पे आउट के बजाय डिविडेंड यील्ड कहलाता है। यहाँ पे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड पे आउट, एक बात की बात करते हैं मैंने आपको। सेकंड पॉइंट मैं ये कर दूं कि डिविडेंड जो है साल में एक दफा नहीं, साल में कई दफा दिया जा सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं। जो डिविडेंड हम बीच में देते हैं, ड्यूरिंग द ईयर देते हैं, इसको हम इंटरम कहते हैं। जो डिविडेंड साल के आखिर में देते हैं, इसको हम जो है फाइनल डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड के लिए क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स डू रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स, और डेफिनेटली मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स कैन रेकमेंड द डिविडेंड, डायरेक्टर्स कैन नॉट अप्रूव द डिविडेंड। ये बड़ा फर्क है। रेकमेंड का मतलब ये है, रेकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के अंदर डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स के साथ हम अप्रूवल का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए आप जो है जब एनुअल जनरल मीटिंग के एजेंडा आइटम पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है अप्रूव द डिविडेंड, रेकमेंडेड डिविडेंड, हम अप्रूव का वर्ड वहां लाते हैं। अब बोर्ड मीटिंग का जब एजेंडा आइटम पढ़ते हैं उसमें होता है रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, वहां अप्रूवल का वर्ड नहीं। ये एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, मैंने जो किया आपको ये। अच्छा, अब आइए कि ये हम इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में देते हैं और डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं कर सकते, तो ये कैसे हो सकता है? तो डायरेक्टर्स, जैसे मैंने पहले कहा कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर्स अपने तौर पे इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं और देते हैं। और फाइनल डिविडेंड जो होता है, जैसे मैंने बताया, वो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, और उसी अप्रूवल के अंदर हमने साल भर में जितने डिविडेंड दिए हैं उनकी रेटिफिकेशन हो जाती है और वो भी अप्रूव हो जाते हैं। तो फाइनली हमारी जो लाइन ड्रॉ होती है वो ये होती है कि डिविडेंड्स आर अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स। यहाँ पे एक और क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहूंगा। शेयर होल्डर्स जब अप्रूव करते हैं तो कैन शेयर होल्डर्स डू अप्रूव एनी डिविडेंड और एनी अमाउंट? ऐसा नहीं है। डिविडेंड की अप्रूवल के दौरान शेयर होल्डर्स कैन approve the amount recommended or can reduce the amount, but they cannot increase the amount. तो डिविडेंड का अमाउंट वो इंक्रीज भी नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस बात को एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, इन द एनुअल जनरल मीटिंग दे कैन अप्रूव द डिविडेंड रेकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स, और दे कैन रिड्यूस द अमाउंट बट दे कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट। तो ये हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर हम अपना फोकस रखें, हमने 2 या 3 छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर कर दिया,
एक हमने कहा कि इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं और साल में कि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कितनी भी दफा किया जा सकता है, कोई टाइम पीरियड कोई डेट मुकर्रर नहीं है उसकी। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो कंपनीज ने इंटरिम डिविडेंड बहुत एक्सेप्शनल डेट्स पे आके दिया है। आप सर्कुलर डेट का पॉइंट सुन रहे हैं खबरों में कि जी पावर प्लांट के साथ और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज या कंपनीज के साथ सर्कुलर डेट का इशू है। जब सर्कुलर डेट के पैसे इनको पे हुए तो पिछले साल में इन्होंने डिविडेंड बास कंपनीज ने मई में इवन 25 जून को भी डिविडेंड दिया जब 30 जून को साल खत्म हो रहा था, और बाद लोगों ने जुलाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मीटिंग कॉल करके उसमें डिविडेंड को दे दिया और बाद में उसकी अप्रूवल्स हुई। तो ये डिविडेंड के देने का तरीका, यहाँ पे हम सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैश और डिविडेंड की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल बेसिस ऑफ कैलकुलेशन को मैंने आपको क्लियर कर दिया, अप्रूवल के प्रोसेस को क्लियर कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्लियर कर दिया। आगे हम और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हम बताइए हमें जो डिविडेंड देना है वो डिविडेंड हमारे पास कैसे पहुंचेगा और कौन उसको हैंडल करेगा। डिविडेंड को हैंडल करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी का एक रोल हो सकता है, बिल्कुल उसको भी ये काम असाइन किया जा सकता है, या फिर शेयर रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार जो है हमारे डिविडेंड के डॉक्यूमेंट या डिविडेंड फॉरेंट्स हमें सर्कुलेट करते हैं और ये थ्रू ईमेल हमारे पास पहुंच जाते हैं और ये थ्रू मेल भी हमारे पास आ सकते हैं। बट अमाउंट कैसे पहुंचेगा? अमाउंट पहुंचने के लिए देखिए, एक है हमारे बैंक में, तो हमारा बैंक डेजिग्नेटेड बैंक है, इसके लिए डेजिग्नेटेड बैंक का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। मीन्स अ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद अ banking company and designated by a shareholder for the purpose of receiving any dividend payable in cash। तो यहाँ पे हमारे बैंक में ये पैसा ट्रांसफर। अब हम कहते हैं जी हमारे बैंक में हम कौन ट्रांसफर कर रहा है? हमारे पास टैग पावर के शेयर्स हैं, हमारे पास हब पावर के शेयर्स हैं। We may be the shareholder of PSO, we may be the shareholder of Shell। तो ये मुख्तलिफ कंपनियां मैंने आपके सामने नाम लिए। ये जब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो ये पेइंग एजेंट मींस अ बैंक, एनी अप्रूव्ड अमाउंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको मैंने आपसे कहा कि आपका शेयर रजिस्ट्रार भी इसको ट्रांसफर कर सकता है, तो आपका बैंक कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द कैश डिविडेंड डायरेक्टली इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक, तो वो डेजिग्नेटेड बैंक में ये फंड्स को ट्रांसफर कर देंगे। वो तो हमने ट्रांसफर की फंड डेफिनेटली विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो हमारे डेजिग्नेटेड बैंक का मतलब हुआ हमारा बैंक, और पेइंग एजेंट मींस द बैंक ऑफ द कंपनी और द पर्सन डिस्बर्सिंग द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो इस तरीके से हमारी ये चीजें हमारी मूव कर रही। शेयर रजिस्ट्रार का मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। अब डिविडेंड कितने दिनों में आएगा और डिविडेंड कैसे पहुंचेगा? देखिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं पॉइंट 3 को आप फोकस करें जहां मेरा कर्सर है, पीरियड फॉर मेकिंग द पेमेंट subject to section 243 of the act, chief executive officer of the company is responsible to make payment of cash dividend within 15 working days। देखिए ये वर्किंग डेज को एम्फेसाइज कर दिया गया और इसीलिए ऊपर वर्किंग डेज के का पॉइंट डेफिनेशन में आ गया है। तो हम कह रहे हैं कैलेंडर डेज नहीं, ये वर्किंग डेज है। एंड फ्रॉम देयर these working days will be start counting, these will be started counting from the closure of the book closure। जहां बुक क्लोजर होगा, जब हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तो हमने कहा कि हमने एक इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, से फॉर एग्जांपल 25 अक्टूबर को। हम अपने थर्ड क्वार्टर की अगर हमारा दिसंबर ईयर एंड है और हमारा जून ईयर एंड है, तो अपने फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग कर रहे थे और वो फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग पे हमने 25 अक्टूबर को डिविडेंड अनाउंस किया। जब डिविडेंड अनाउंस किया उसके साथ हमने उसका बुक क्लोजर अनाउंस किया, और बुक क्लोजर में हमने बताया कि शेयर रजिस्ट्रार को ट्रांसफर बुक्स विल बी क्लोज फ्रॉम 1 नवंबर टू 5 नवंबर। तो अब जो लोगों के पास कंपनी के शेयर्स 1 नवंबर 31 अक्टूबर की शाम तक थे, वो उन डिविडेंड्स को लेने के हकदार हैं, इंटाइटल हैं। 1 नवंबर के बाद ये डिविडेंड एक्स डिविडेंड हो जाएगा, और 1 नवंबर को सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो ये शेयर्स एक्स डिविडेंड के तौर पे आएंगे। इसमें जो डिविडेंड हमने 25 अक्टूबर के अनाउंस किया वो नहीं होगा। अब जिन लोगों को डिविडेंड मिल गया, अब उनको दायरे में मिलेगा कब ये? तो हमने कहा जब बुक क्लोजर हमारा खत्म हो रहा है 5th को, तो वहां से हम 15 डेज काउंट करेंगे और 15 वर्किंग डेज पे ये डिविडेंड हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ये तो आप कहेंगे जी इंटरिम की मैंने बात कर ली। अब हम अगर आए कि फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में अप्रूव हुआ है, तो एजीएम के साथ ही क्योंकि हु आर इंटाइटल्ड टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंटाइटल्ड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, बट हु will be treated as shareholders?
जो हमारा उसमें भी बुक क्लोजर का पॉइंट आएगा कि हमारा जो बुक क्लोजर हमने अनाउंस किया है फॉर द पर्पस ऑफ द एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसके अंदर जहां से हमारा बुक क्लोजर शुरू हुआ वहां तक जो लोग जिन लोगों के नाम पे हमारे शेयर मौजूद थे वो इंटाइटल है। और जब ये मीटिंग जिसे कंडक्ट होती है नॉर्मली, तो वहां पे हम बुक क्लोजर को एंड कर देते हैं अपने, और वहां से फिर हम का टाइम पीरियड काउंट कर लेंगे और ये डिविडेंड उस हिसाब से हमें पे हो जाएगा। Tom, till now I have also answered you what is the time period for making the payment of the dividend. The manner we are talking of कि जी हमें किस तरह से डिविडेंड दिया जा सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर जो मैंने आपसे कहा डेजिग्नेटेड बैंक, डिविडेंड वारंट और द क्रॉस चेक। वारंट और क्रॉस चेक अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, इसके थ्रू अब हमारे पास मेल से चीजें नहीं आती। हमारे पास जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और बैंक ट्रांसफर में ये आ जाते हैं। मैं आपको एक डिविडेंड वारंट के स्पेसिमेन दिखाऊंगा। ये मुझे इशू हुआ और मुझे मिला, और ये स्टैम्प पावर का डिविडेंड वारंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये डिविडेंड वारंट है। ये डिविडेंड वारंट के अंदर हमारे पास जो है डिविडेंड, ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। डिविडेंड से ज़कात भी कटती है, टैक्स भी कटता है। शेयर होल्डर के नाम में आपको मेरा नाम नजर आ रहा है, अनवर फरजान, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे किया गया। डेट ऑफ इशू किस दिन ये इशू किया गया? 1 अगस्त को। ईयर क्या था? 2022। हाउ मच इट वाज? 4.5 यानी 45%, क्योंकि 10 रुपए का ये शेयर है तो 45% का डिविडेंड था, पर शेयर के ऊपर 4.5 हमें मिलेगा। ज़कात कोड एंड ऑल दीस थिंग्स। वारंट नंबर, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 2500, ये शेयर ये हमारे होल्डिंग थी, और ये डिविडेंड हमें दिया गया। इस डिविडेंड में से 844 का टैक्स काट लिया गया। ज़कात, क्योंकि उस ज़कात की डेट नहीं होगी तो ज़कात की डिडक्शन सर से नहीं हुई। 11250 माइनस 844, 10,406 रुपीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। ओके, इफ the share or the account is a joint name and it is held by two shareholders jointly, तो देखिए दोनों शेयर होल्डर के नाम आ रहे हैं। जो 844 रुपए का टैक्स यहाँ कटा था उसका ब्रेकअप भी आपको 422 की शक्ल में नजर आ रहा है। और यहाँ उन्होंने बैंक बता दिया कि इन्होंने डेजिग्नेटेड बैंक, जो मेरा डेजिग्नेटेड बैंक है, कि किस बैंक में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी उन्होंने हमें बता दिया साथ साथ। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, हाउ डिविडेंड वारंट। और ये डिविडेंड वारंट का नंबर के इस सीक्वेंस में इसका नंबर डिविडेंड नंबर 21 है इस कंपनी का, ये तो D21 इसके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट अ कंप्लीट डिविडेंड वारंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया, इसको हम लेके चलते हैं और हम देखते हैं इसको। आई एम गोइंग बैक टू आवर मेन डॉक्यूमेंट। ओके, तो हमने कहा जी डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया हमें टू द डेजिग्नेटेड बैंक, हमारे पास पहुंच गया। फाइन। Now, in case of the cash dividend is declared by a company other than a listed company, अगर listed नहीं है, the company shall distribute it to the entitled shareholder in the following। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक, देखिए हर कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि the companies cannot be, they may not be listed, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट एंटिटीज कंपनी होती है उसमें, जैसे आप अगर मैं कहूँगा जीओपी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं और गवर्नमेंट एंटिटीज की बात करूं, तो पाक कोएत इन्वेस्टमेंट हो गया, पाक लीबिया होल्डिंग हो गई। इस किस्म की जो कंपनीज हमारे पास गवर्नमेंट के नाम से बनी हुई है वो लिस्टेड नहीं होती। और बहुत सारी हमारे पास और कंपनीज है, जैसे आप पेट्रोलियम में देखते हैं शेल पाकिस्तान, पीएसओ के तो नाम मौजूद है, लेकिन टोटल के पास आपको नजर आता है, टोटल आपको नजर नहीं आती। टोटल इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। So in case of this, the company shall distribute it to the entitled shareholder in the following manner: direct transfer the amount into the designated banks, issuance of the dividend warrant in the name, and issuance of the check or the cross check भी वो दे सकती है। And dividend warrant or the check should bear the identification number। डेफिनेटली D21 मैंने आपको वारंट का नंबर दिखाया, शेयर का भी नंबर होगा, तो और ये तमाम चीजें होंगी, और हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल्स, तमाम चीजें शेयर होल्डर की मौजूद होंगी। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक अलग सवाल को ये पॉइंट एड्रेस कर देता है, हाउ द डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अब हम कह रहे हैं कि हम जो पढ़ के आए थे वो तो लिस्टेड के लिए पढ़ के आए थे, ये तो सवाल ही अनलिस्टेड पे आ गया। तो देखिए कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मोर और लेस वही चीज है, कोई इसमें मुख्तलिफ बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्ड बदल दिया गया, अदर देन लिस्टेड कंपनी कर दिया गया। तो एग्जाम में ये होता है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा,
और हम ये कहते हैं कि हम कैसे हैंडल करें, ये तो लिस्टेड को तो पढ़ के आ जाए, अनलिस्टेड तो हमने पढ़ा ही नहीं था जी। तो ये इसी मैंने यहाँ इसको भी आपको बता दिया है। हम कहते हैं डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड मैंडेट, कंपनी आपसे जो डिविडेंड के लिए डिटेल मांगती है कि आपके किस बैंक में पैसे भेजते हैं, आपके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल है, ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, आप उसका एफिडेविट दे दीजिए। ये तमाम चीजें डिविडेंड मैंडेट कहलाती है। तो डिविडेंड मैंडेट आर डिपॉजिटेड बिफोर द डिक्लेरेशन और मोस्टली कंपनीज एट द टाइम ऑफ द ज़कात डेट, उससे पहले आपसे डिविडेंड मैंडेट मांग लेती है हर साल, ताकि उनका रिकॉर्ड अपडेट होता रहे। तो उसके इसके अंदर हम कह रहे हैं हम डिविडेंड मैंडेट किसको भेजेंगे, अपॉइंट पेइंग एजेंट डायरेक्टली, हम शेयर और द शेयर रजिस्ट्रार, हम शेयर रजिस्ट्रार को उसका डिविडेंड मैंडेट भेज देंगे अपना। सीडीसी भी इसमें हो सकता है, उसमें हमारा नेम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द डेजिग्नेटेड बैंक, जैसे मैंने आपको डिविडेंड वारंट में बैंक अकाउंट दिखाया था, बैंक अकाउंट नंबर and the net amount required to be paid, all these things should be there. Then the net amount required to be paid into the designated bank, ये हमारे पास कंपनी के साथ से आ रही इंफॉर्मेशन, और the relevant shareholder shall either be transferred to the bank account or the paying agent or through the available or made available to the paying agent through any other means for onward distribution to the entitled shareholder. Companies are required to open, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं आपको, they required to open a separate bank account for the purpose of paying the dividend. हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं और हर साल के डिविडेंड का एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, ताकि वहां से ये हिसाब किताब भी बड़ा क्लियर रहे कि कितने लोगों ने अपना डिविडेंड निकाल दिया और किनका कितनों का डिविडेंड नहीं निकला। आप कहेंगे जब हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सवाल कहाँ से आ गया कि किसको डिविडेंड पहुंचा और किसको नहीं पहुंचा, ये एक इशू आ गया हमारे पास। देखिए जहां पे हम कह रहे हैं कि जी बैंक अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया, वहां तो कोई इशू नहीं है। जहां पे हमने चेक्स और डिविडेंड वारंट वाली बात की थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिनको चेक दिया गया, से फॉर एग्जाम्पल एक साथ पाकिस्तान में नहीं है, वो सऊदी अरब में होते हैं, वो कनाडा में होते हैं। तो अब क्या हुआ, उनके घर तो वो चेक डिलीवर कर दिया गया कुरियर से, लेकिन वो चेक वहां पड़ा हुआ है या उनकी जहाँ पे ऑफिस है वहां पड़ा हुआ है, और वो चेक अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वो अनपेड डिविडेंड कहलाता है। आपको इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए अनक्लेम डिविडेंड नजर आता है। जो लायबिलिटी होती है, कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन लेने वालों ने अभी नहीं लिया, तो लिहाजा वो भी हमें नजर आता है इसके अंदर। ओके, company shall provide shareholders to whom the payment of dividend is made 3 or 4 a certificate containing least information mentioned, जो मैंने आपको डिविडेंड वारंट की शक्ल दिखाई, for the purpose of for tax filing, for the purpose record and tax filing। अच्छा, टैक्स फाइलिंग में देखिए डिविडेंड का जो डाटा है, जो डिविडेंड कटता है हमारे पास, जो लोग आप लोग टैक्स का सबमिट देख चुके हैं, वहां पे प्रैक्टिकली एफबीआर में देखिए, तो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां एक एफबीआर मालूमात के नाम से भी एक टैब है। एफबीआर मालूमात जब आप ओपन करेंगे अपनी, तो उसमें जितना डिविडेंड को साल भर में दिया गया, उस पर जो टैक्स काटा गया, वो तमाम डिटेल्स वहां मौजूद हो जाएगी, आपको वहां मिल जाएगी आपको। तो इसलिए वहां कोई ऐसा इशू नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें देखिए, हम 2017 का लॉ पढ़ रहे हैं, उस वक्त तक एफबीआर का जो पोर्टल था वो इतना अपडेट नहीं था, तो बहुत सारी चीजें ये ऐसे हमारे पास आ जाती हैं। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि कोई पॉइंट मेरे साथ रह तो नहीं है ना, मैं एक स्किप कर रहा हूँ नोट्स को भी अपने साथ साथ आपको कराते हुए, क्योंकि आई हैव आल्सो पॉइंटेड आउट द थिंग। इस ईमेल मेरे पास आएगी जब डिविडेंड हमें दिया जाएगा, हमारे पास हमारे इनबॉक्स में ईमेल भी आ जाएगी, जिसके अंदर ये डिविडेंड वारंट होगा, तमाम डिटेल्स होगी और ये चीजें हमें दे दी जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर दी गई है। कंपनीज एक्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव को इस बात का जिम्मेदार किया है कि शुड एंश्योर दैट द डिविडेंड इज पेड विद इन द टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं है तो उनको पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए है, वो पनिशमेंट किसी और के लिए नहीं, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो चीफ एग्जीक्यूटिव नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन द डिविडेंड is to be paid. Okay, this is what we are saying. There could be a situation where a dividend should not be paid to a person for any reason. अगर ऐसा कोई रीजन होगा तो कंपनी उसको होल्ड कर लेगी उस डिविडेंड को, और जब वो इशू खत्म हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पे भी एक सवाल है, अगर हम डिविडेंड को हमने होल्ड कर लिया तो जब हम उसको पे करेंगे तो फिर उसके डेज कहाँ से आएंगे? उसके डेज जिस दिन से अगर कोई इशू था और वो होल्डिंग पीरियड, इशू से मेरा मतलब है कि लीगल टाइटल है, फैमिली कोई डिस्प्यूट है, कोई जॉइंट होल्डिंग थी, वहां पे कोई डिस्प्यूट है, तो अब क्या हुआ,
कि वहां पे एक इशू आ गया कि ये डिविडेंड किस शेयर होल्डर कौन है हमारा एग्जैक्ट, और हमें किसको देना है, बिकॉज इनहेरिटेंस के केस में ये इशू बहुत आ जाते हैं हमारे पास। तो अगर कोई ऐसा इशू आ गया है तो उसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं कि हमारे सामने इनहेरिटेंस का इशू आया है और हमें लीगली इंटाइटल्ड पर्सन कौन है वो क्लियर हो जाए। जब कोर्ट उसको क्लियर करेगा, जो भी फोरम उसको क्लियर करेगा, और वो क्लियरेंस जब कंपनी को दे दी जाएगी और कंपनी के लिए वो एक्सेप्टेबल क्लियरेंस होगी, तो जिस दिन से वो उनको कम्युनिकेट और कंप्लीट होगा, वहां से 15 डेज काउंट होंगे एंड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। ओके, circumstances to withhold मैंने आपसे कहा था। Shareholder has not provided the company with the identification number. In the case of the listed company, the shareholder has not provided the company with the complete valid detail of the designated bank. अगर कंपनी है तो हमें बैंक नहीं प्रोवाइड किया गया, हमें कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई। An embargo or the restriction has been placed by the competent authority in respect of the shares held. जो शेयर्स थे उनके ऊपर कोई इशू था, जिन पे डिविडेंड नहीं दिया जाना चाहिए। In case of the company other than the listed, the shares have the shareholder has instructed the company for the direct credit of the order of the cash dividend to the designated bank, but has not provided the company with the complete details. अगर कोई बैंकिंग का इशू है तो हम उस डिविडेंड को होल्ड कर लेंगे, बट हमने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म भी करना है और शेयर होल्डर को बताना है कि आपका डिविडेंड होल्ड हो गया है। ओके, provided before holding the payment of the dividend, the company shall send a notice to the shareholder or his registered address and advise in this regard. और हमें उसका एडवर्टाइजमेंट भी हमें देना है उसका, और शेयर होल्डर को हमने थ्रू मेल इन्फॉर्म भी करना है कि आपका ये डिविडेंड हमने होल्ड कर लिया है। ओके, अगर हम अपने पूरे टॉपिक को समराइज कर ले तो हमने ये कहा कि डिविडेंड आर पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर and as many times share directors are recommending the dividend, it can be paid. ये interim dividend होगा, फिर final dividend होगा, और ये dividend की अप्रूवल जो होगी वो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में होगी, और हमारे जो डेज होंगे 15 डेज फ्रॉम द बुक क्लोजर से काउंट किए जाएंगे। डिविडेंड शैल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स इन देयर डेजिग्नेटेड बैंक, जो बैंक वो हमें देंगे, और कंपनी के एक बैंक से वो पैसे वहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे। This process can be done directly by the company or an agent appointed for this purpose, क्योंकि हमारा शेयर रजिस्टर हो सकता है। मैं अनलिस्टेड कंपनी के केस के लिए भी मैंने कुछ आपसे स्टेप्स डिस्कस किए, वो भी हमारे पास स्टेप्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल किया गया है। डायरेक्टर्स कैन नॉट अप्रूव द डिविडेंड, दे कैन डिक्लेयर recommend the dividend and the dividend will be approved by shareholders. Shareholders can approve the amount recommended, but they cannot they can reduce the amount but they cannot increase the amount. तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंने नोट्स आपने ये शेयर किए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये लॉ है, इस लॉ का जो बेसिक रेफरेंस है आपको स्टार्ट में ये नजर आ गया था, शुरू में मैंने आपको दिया था, तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉ का रेफरेंस हमारे पास जो है, किसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा, आप गूगल के ऊपर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड रेगुलेशन 2019 एससीपी के साथ रेफरेंस डाल दें, वैसे भी आ जाएगी, एससीपी के साथ डाल दें, जब भी आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगा। आईसीएमएपी की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट अ डॉक्यूमेंट इज, डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने ये लास्ट दोबारा इसके ऊपर लाके इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं टॉपिक को। दिस व्हाट कंप्लीट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। नहीं खत्म कर दी किस दिन मैंने बात। नहीं तो अब जब मैंने कहा था कि दरवाजा खोल दो।